चलो स्टार्ट करते हैं। हम अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट का हिंदी में बोलते हैं अंतिम लेखे। इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, याद है कि भूल गए? इस चैप्टर को आप लोग कहाँ पढ़े थे? 11वीं में, है ना? याद है क्षितिज? फाइनल अकाउंट्स, अंतिम लेखे। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? अंतिम लेखे। चलो फाइनल अकाउंट की बात छोड़ते हैं। आप लोग साल भर पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? तो आखिरी में एक फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम होता है कि नहीं? तो साल भर आपने पढ़ाई करी, तो साल के आखिरी में आपका एक फाइनल एग्जाम हुआ। उस एग्जाम से, उस एग्जाम में आपने एग्जाम दिया, फिर बाद में उसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आया तो रिजल्ट आपको क्या बताएगा? आप पास हुए कि फेल हुए? डायरेक्टली यही बता देता है पास हुए कि फेल हुए? नहीं, वो पहले बताएगा कि आपका जो जो पेपर हुआ है, मान लो इंग्लिश है, हिंदी है, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, अकाउंट है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, ठीक है, एक और सब्जेक्ट है बीआरएफ है, लॉ है, ठीक है, और एक इन्वायरमेंटल स्टडीज है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने कितने कितने नंबर लाए, वो लिखा रहता है कि नहीं पहले? फिर उनका एक रहता है कि मिनिमम आपको इतना नंबर लाना था, लेकिन आप लोग कितना लाए? उससे ज्यादा लाए तो पास, और उससे कम लाए तो फेल। ऐसा हुआ? ऐसा होता है कि नहीं? फिर आपका अगर मान लो जो मिनिमम नंबर है सबसे ज्यादा आया, तो आप लोगों का रिजल्ट क्या कहलाएगा? पास। तो ये पास होने के लिए, ये जो पास होने के लिए आपने क्या किया, पास होने के लिए क्या किए? साल भर पढ़ाई किए कि नहीं किए? तो पढ़ाई किए, तो पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई का कुछ कॉपी वॉपी मेंटेन करते हो कि नहीं आप लोग? करते हो। कॉपी वॉपी मेंटेन करने के बाद जब एग्जाम दे के आओ, तो एग्जाम में क्या आपका चेहरा देख के नंबर मिला, कि आप लोग वहां पे भी कुछ लिख कर आए थे तो उसको चेक करके नंबर मिला है? चेक करके नंबर मिला है। तो उसके बेस पे फिर आप लोगों का एग्जाम हुआ। एग्जाम में आप लोगों ने जो जो नंबर आया आप लोगों का, उसके बेस पे आपने, आपका ये डिसाइड हुआ कि आप फेल हो गए कि पास हो गए। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो हमारे पढ़ाई से संबंधित बात करी मैंने। यहां पे जितना नंबर नंबर आ रहा है आपका, इंग्लिश में मान लो पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए था, तो आपका आया है 40 नंबर। हिंदी में पास होने के लिए चाहिए था 26 नंबर, तो आप लोगों का है 50 नंबर। तो ये सब क्या बता रहा है? ये आपकी परफॉर्मेंस बता रहा है। क्या बता रहा है? परफॉर्मेंस, कि आपने परफॉर्म कैसा किया। इतना लाना था, आपने कितना लाया। और पास हो गए कि फेल हो गए, ये आपकी क्या बता रहा है? पोजीशन, स्थिति बता रहा है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट्स। साल भर व्यापारी क्या करता है? व्यापार करता है, बिजनेस करता है। साल भर क्या करता है? बिजनेस। बिजनेस करने के बाद, बिजनेस करते करते बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी लेन देन होते हैं, सबका क्या करता है? वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद जब साल का आखिरी दिन आता है ना, तो क्या बनाता है? अपने फाइनल अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है? फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट के अंदर तीन चीजें बनती है। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब व्यापार खाता। दूसरे नंबर पर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब लाभ हानि खाता। और तीसरे नंबर पर बनता है क्या? बैलेंस शीट, मतलब चिट्ठा, या स्थिति विवरण भी बोलते हैं इसको।
तो जो फाइनल अकाउंट है ना, जैसे आपकी मार्कशीट क्या बताती है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, वो आपका क्या बताता है, परफॉर्मेंस बताता है कि नहीं, परफॉर्मेंस बताता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये भी क्या बताता है, आपकी आपकी बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपके बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बताता है। प्रॉफिट होते जाएगा आपके बिजनेस में तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, और लॉस होते जाएगा तो आपका बिजनेस कम होते जाएगा। तो ये जो बैलेंस शीट है ना, ये आपकी क्या बताता है कि आपका बिजनेस कहां था और कहां पहुंच गया, मतलब बिजनेस आपका पास हुआ कि फेल हुआ, ये बताएगा। क्लियर है? तो ये है अंतिम लेखे, फाइनल अकाउंट। इसलिए बनाया जाता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपने जैसा सोचा था वैसा चल रहा है कि नहीं। तो ये अपने आप सोच के नहीं होता, इसके लिए पूरी अकाउंटिंग करी जाती है पूरे साल भर। एक साल भर अकाउंटिंग करने के बाद साल के आखिरी में क्या बनाया जाता है, उसका फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है? फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, और आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ध्यान से सुनते जाना, बस कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ट्रेडिंग अकाउंट की। टिकेंद्र, ये दरवाजा बंद कर लो तो भाई। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में क्या नाम से जाना जाता है, व्यापार खाता। किस नाम से जाना जाता है, व्यापार खाता। आप लोग क्वेश्चन हिंदी में बनाते हो कि इंग्लिश में बनाते हो, इंग्लिश में, ठीक। इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट, ये पूरा फॉर्मेट है, ठीक है, ठीक है, फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का। देखो, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर लिखते हैं टू यहाँ पे परचेस। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बाहर जाती है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं अगले में, टू परचेस। माइनस करते हैं यहाँ पे परचेस, ये माइनस होगा। कोई चीज प्लस होती है और कोई चीज माइनस होती है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। ये सबकी प्लस माइनस करके अमाउंट क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। सुनो, अब सबसे पहली बात आती है ओपनिंग स्टॉक की। चलो मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं, फिर इसके अंदर की चीजों को समझा दूंगा। फिर यहां पर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट ले लो। इसमें भी प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट होता है। ये प्लस माइनस कर दिए। उसके बाद यहां पर लेंगे बाय सेल्स। यहां पे भी प्लस माइनस कुछ एडजस्टमेंट होगा। हाँ, उसको नीचे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे माइनस कर दो सेल्स रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स, और अमाउंट जाएगी बाहर। फिर बाद में यहां पर क्या करेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है।
अब यहां पर है ना, दोनों साइड का इतना एंट्री करने के बाद दोनों साइड का क्या कर रहे हैं, टोटल मारना है। मान लो इधर का टोटल आ रहा है 1 लाख और इधर का टोटल आ रहा है 80,000, या इधर का 180 आ रहा है। मान लो इधर का टोटल मारे तो कितना आया, क्रेडिट साइड का 180, और इधर का टोटल मारे तो कितना है, 1 लाख। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 80,000 डिफरेंस है। 80,000 किधर कम है, तो 80,000 को यहां डालेंगे और उसको एक नाम देंगे, क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है। अब अगर बात उल्टी हो जाए, मतलब इधर का टोटल आ रहा है मान लो 1.5 लाख और इधर का टोटल आ रहा है मान लो 1,20,000। इधर का टोटल 1.5 लाख, उधर का टोटल 1,20,000, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30,000 का डिफरेंस है। तो 30,000 का डिफरेंस है ना, तो किधर कम है, उधर कम है ना, तो यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। अमाउंट इधर डाल देंगे 30,000। आई बात समझ में, तो ये बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता। अब इसके अंदर जो जो हमने लिखा है उसका मतलब क्या है, सुनो। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूं और ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले बात आती है क्या, ओपनिंग स्टॉक। इसके बारे में कुछ कुछ नियम है और कुछ कुछ इसका मतलब है। सुनो क्या होता है। ये हमारा साल है, साल समझते हो ना, अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। ये एक साल है, अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में खत्म होगा। मान लो ये साल है 22-23। कौन सा साल है, 22-23। 22-23 के पहले कौन सा साल हो रहा होगा, 21-22 रहा होगा। हम इस साल में कुछ कुछ सामान खरीदे, मान लो 1 लाख रुपए का क्या किए, परचेस किए। क्या किए, परचेस। परचेस क्यों करते हैं, मान लो कपड़े का दुकान चल रहा है, कपड़ा बेचने के लिए कपड़ा खरीदना भी तो पड़ेगा। तो इसने 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीदा, व्यापारी ने। 1 लाख रुपए के कपड़े में से 80,000 के कपड़े बिक गए। 1 लाख के कपड़े में से कितने के कपड़े बिक गए, 80,000 के बिक गए। तो कितने के कपड़े बच गए, 20,000 के बच गए। उसको बोलेंगे अनसोल्ड, अनसोल्ड स्टॉक बोलेंगे कि नहीं, बिना बिका हुआ कपड़ा। तो क्या व्यापारी फेंक देगा कपड़े लोगों को, नहीं बिका तो वो तो बिजनेस है, निरंतर चलते रहेगा। बस वो एक अकाउंटिंग करने के लिए 31 मार्च की डेट में, कौन सी डेट में, 31 मार्च मतलब साल का आखिरी दिन, उस दिन वो हिसाब लगाते हैं कि मैंने पूरे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना कपड़ा खरीदा और कितना कपड़ा बच गया। तो जो बचा हुआ कपड़ा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अनसोल्ड स्टॉक को क्या बोलेंगे, अंतिम स्कंध, क्लोजिंग स्टॉक। अब 31 मार्च को क्या हो रहा होगा, सोचो। 31 मार्च के दिन कितने का स्टॉक बच गया, 20,000 का स्टॉक बच गया। 31 मार्च के दिन अगला सवेरा होगा कि नहीं, 1 अप्रैल का, कि बस उस दिन दुनिया खत्म, अगले दिन सुबह होगा। तो रात को जब सोते सोते आप उस स्टॉक को देख के जाओगे ना, तो उस समय आप उसको क्या बोलोगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलोगे। क्या बोलोगे, अब जैसे ही सो के उठोगे आप सुबेरे, वो स्टॉक आपको दिखेगा तो उसको आप क्या बोलोगे, मतलब आंख बंद करते हुए देखोगे तो क्लोजिंग आइज से देखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग आइज से देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक। आई बात समझ में, ये होता है इसका मतलब स्टॉक वही है, बचा हुआ, बिना बिका हुआ। तो पिछले साल जो मटेरियल बच गया था, जो नहीं बिका, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और वही चीज अगले साल के शुरुआत में हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जैसा आंख चल रहा है वैसा आपको स्टॉक का नाम देना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी क्या एक्सप्लेन किया, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। ठीक, अब इस साल में ये जो स्टॉक इधर आ गया तो इसको क्या नाम दे देंगे। अब फिर साल में और खरीदेंगे सामान, फिर इस साल और बच गया तो उसको इस साल के आखिरी में क्या नाम देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। फिर अगले साल के लिए वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। बस ये निरंतर प्रक्रिया है, चलते रहती है। ठीक है,
तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप लोगों को दो चीजों के मैंने अभी मतलब बताया, पहला होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब अगले में आ जाओ। अगला नाम है परचेस। अगला नाम क्या है? परचेस। परचेस मतलब क्रय। बिजनेस चलाने के लिए जो सामान आप बेच रहे हो तो आप कुछ ना कुछ खरीदते होगे। जैसे कपड़े का दुकान है तो कपड़े का दुकान क्या खरीदता होगा? कपड़ा। फर्नीचर दुकान वाला क्या खरीदता होगा? फर्नीचर बेचने के लिए। सीमेंट छड़ की दुकान है तो क्या खरीदता होगा बेचने के लिए? सीमेंट छड़। मतलब जिस चीज का दुकान, जैसे टिकेंद्र को इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो इन लोग टीवी फ्रिज जो भी खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, तो उसके लिए क्या है? परचेस। साल भर में कितना आपने खरीदा बेचने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? परचेस। परचेस, साल भर में आपने कितने का खरीदा सामान। उसके बाद परचेस में माइनस करना पड़ता है परचेस रिटर्न। परचेस में क्या माइनस करना पड़ता है? परचेस रिटर्न। देखो, परचेस हम मटेरियल किससे करते हैं? ये हम है, ये हम है। हम मतलब व्यापारी। हम मटेरियल किससे खरीदते हैं? सप्लायर से। किससे खरीदते हैं? सप्लायर से। तो जब मटेरियल खरीदेंगे तो मटेरियल आपके पास आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल हमको लगता है कि कुछ डिफेक्ट है इसमें। क्या है? कुछ डिफेक्ट है, टूटा फूटा मटेरियल आ गया या जितना चाहिए था उससे ज्यादा आ गया, जो भी रीजन रहा होगा। तो अब आप क्या करोगे? वो मटेरियल को सप्लायर को क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। इसको बोलेंगे। तो बताओ, जब आपने परचेस किया था तो आपके बिजनेस में मटेरियल आया कि गया? और आपने जब परचेस रिटर्न किया तो मटेरियल गया कि आया? तो गया मतलब बिजनेस से बाहर गया, तो इसलिए परचेस रिटर्न का नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है? बाह्य वापसी। क्या बोलते हैं उसको? बाह्य वापसी, आउटवर्ड रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। क्योंकि परचेस क्या हो मटेरियल, अब आप वापस भेज रहे हो। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको परचेस रिटर्न लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा? रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ मिलेगा, बाह्य वापसी। तो उससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको सेल्स रिटर्न माने कि परचेस रिटर्न माने। क्लियर है? ठीक है सर। अब मटेरियल आ तो गया आपके पास बिजनेस में। अब इस मटेरियल को आप क्या करते हो? बेचते हो। किसको बेचते हो? कस्टमर को बेचते हो। अब आप इधर का एंगल सोचो, कस्टमर को आप बेचते हो तो क्या बोलोगे? सेल्स। कस्टमर कभी कभी सामान वापस करके चले जाता है, उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स, सेल्स किए तो मटेरियल बाहर गया, सेल्स किए तो गया, मटेरियल गया ना। लेकिन सेल्स रिटर्न करोगे तो क्या आएगा? मटेरियल वापस आएगा। तो सेल्स रिटर्न को अपन क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न तो बोलते हैं इसको रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आंतरिक वापसी। क्या बोलेंगे इसको? आंतरिक वापसी, रिटर्न इनवर्ड। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का। ठीक है, आप लोग बीच बीच में अगर लगता है तो कॉपी में नोट कर लिया करो, है ना, रफ कॉपी टाइप का, बाद में याद आए जैसा भी, या फिर इसका फोटो खींच लिया करो। तीसरा ऑप्शन है कि क्लास में ऑनलाइन ज्वाइन कर लो और स्क्रीनशॉट लेते जाया करो 2-2 मिनट में, फोटो खींचने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाद में कॉपी कंप्लीट करना पड़ेगा लेकिन सबको, मतलब ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बाद में दिक्कत ना करे। और खास करके आप लोग छत्तीसगढ़ कॉलेज वाले लोग, आप लोगों का पेपर का पैटर्न सेमेस्टर है। ठीक है, तो सेमेस्टर पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। इन लोग ईयरली वाले हैं ना, तो इनके में 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोगों के में छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। मैं आप लोगों को आप लोगों के तरीके से बताऊंगा, इन लोगों को इन लोगों को, लेकिन चैप्टर का रूल कॉन्सेप्ट तो एक ही है, वो थोड़ी अलग अलग पढ़ना है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाने हैं बस। ठीक है, चलो, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, परचेस क्या होता है, सेल्स क्या होता है वो भी बता दिया, परचेस रिटर्न भी बता दिया और सेल्स रिटर्न भी बता दिया। कुछ कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है समायोजन। तो कुछ एडजस्टमेंट प्लस होते हैं और कुछ एडजस्टमेंट को क्या करना पड़ता है? माइनस।
तो मैं अलग से एक स्पेशल क्लास रहेगी एडजस्टमेंट की, जिसमें मैं सारे एडजस्टमेंट, कम से कम 2 दिन लगेगा एडजस्टमेंट समझने के लिए, मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो मैं अभी एडजस्टमेंट को अभी छोड़ रहा हूं पेंडिंग करके, मतलब अलग से इसके लिए सही समय आएगा तो मैं बता दूंगा। एडजस्टमेंट ये मैं रोक रहा हूं, ठीक है। एडजस्टमेंट के बाद फिर बात किसकी आती है? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डिलीट कर दूं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? कुछ भी जो पता है गलत, पता है गलत बताओ। आप बोलिए कि पापा डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ तो भी जो भी पता हो वो बोलिए। आप बोलिए बिल। परचेज करते समय जो खर्चा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपका बोल रहा है। आप क्या बोल सकते हो? आप बोलो। जो गुड्स होते हैं उनको सेलिंग पॉइंट तक पहुंचाने से पहले जो भी खर्चा होता है उसको डायरेक्ट क्या बोल रहे हो? ठीक है, आप मैन्युफैक्चर को पहुंचाने लगता है। मैन्युफैक्चर करते समय जो खर्चा होता है, आपका क्या बोल रहा है? बिजनेस में जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उनको डायरेक्ट। मैं बताऊं, अगर मैं सबका अगर 6 का आंसर बोलता हूँ, सुजीत आप बोल सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? सर जो मैन्युफैक्चर और परचेस ऑफ गुड वगैरह, सेल वगैरह या खरीदते होंगे वही। इसमें ठीक है, इसमें तो सिर्फ टिकेंद्र का और सतीश का आंसर सही है, बाकी आप लोगों का आंसर सही नहीं। ठीक है, टिकेंद्र का और सतीश का आंसर सही है। क्यों सही है उसका रीजन है, सुनो। हम जानते हैं बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। बिजनेस चलाना है तो खर्चा हो रहा होगा बहुत सारा, है कि नहीं? बिना खर्चे के बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। तो जितने भी खर्चे होते हैं ना बिजनेस के अंदर, उन खर्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है, तो डायरेक्ट मतलब क्या और इनडायरेक्ट मतलब क्या? बिजनेस 2 तरीके का होता है। या तो वो बिजनेस कुछ खरीद के बेचता होगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। जो बिजनेस कुछ खरीद के बेचता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस। और जो बिजनेस कुछ बना के बेचता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जो बिजनेस कुछ खरीद के बेचता है उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग। और जो कुछ बना के बेचता है उसको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस के अंदर होने वाले वो सारे खर्चे जो जिस चीज को हम बेच रहे हैं, जिस चीज का हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, उसको या तो खरीदने के संबंध में किए गए होंगे खर्चे, या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते समय वो खर्चे किए गए होंगे। उन सारे खर्चों को क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं आया समझ में? जैसे आप कपड़े की दुकान चला रहे हो, तो कपड़ा खरीदने से रिलेटेड कौन कौन सा खर्चा किए होगे आप? कपड़ा खरीदे तो गाड़ी भाड़ा दिए होंगे। जो मजदूर लोग कपड़ा को लोड और अनलोड किए होंगे उनको क्या दिए होगे? वेजेस दिए होंगे, मजदूरी।
रास्ते में टोल नाके का पैसा दिए होगे, तो ये सब खर्चा क्या है? खरीदने से रिलेटेड है क्या? खरीदे तभी तो ये खर्चा हुआ, तो ये सारे खर्चों को क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ट्रेडिंग बिजनेस का टिकेन ने बताया था कि जो खरीदने से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो। और मैन्युफैक्चरिंग का आप बताए, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे मतलब जैसे कोई चीज प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे होटल वाला है, होटल वाला समोसा बना बना के बेच रहा है, तो वो भी तो एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो होटल वाला समोसा बनाएगा तो समोसा बनाने के लिए जो जो खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा होगा? गैस का खर्चा हो गया, मटेरियल लगा होगा, आलू तेल मैदा मसाला, जो लेबर हलवाई बैठ के बनाया होगा, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, जो खर्चे लग गए, वो सारे खर्चे तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस मींस दोज एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो सारे खर्चे जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में या खरीदने के संबंध में किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस relating to purchase and manufacturing of product। जो भी खर्चे किससे रिलेटेड किए जाएंगे? किसी प्रोडक्ट को खरीदने से या उसको बनाने से रिलेटेड किए जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फिर इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल वेजेस, ठीक, फ्रेट, कैरिएज, ठीक है, वेजेस के बाद ऑक्ट्रॉय, हाँ बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, उसके फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कार्टेज, कैरिएज का मतलब ही कैरिएज इनवर्ड होता है, तो आउटवर्ड सेल से रिलेटेड होता है, उसको डायरेक्ट नहीं मानते। सुनो, वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। जो मजदूर लोगों को मजदूरी देते हैं ना, जो लोड अनलोड करते हैं सामान को, उनको अपन क्या देते हैं? वेजेस, मजदूरी। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। मान लो आपका सामान बहुत दूर से आ रहा है, ट्रेन से आया या बस से आया या किससे आया, ट्रक में आया, तो उसको आप लोग दोगे पैसा, उसको बोलते हैं क्या? फ्रेट। क्या बोलते हैं? फ्रेट। कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड भी फ्रेट का दूसरा ही नाम है। कैरिएज मतलब, कैरिएज इनवर्ड को हिंदी में बोलते हैं आगत, आगत भाड़ा। क्या बोलते हैं? आगत भाड़ा। मतलब जो मटेरियल आ रहा है आपके पास, उससे रिलेटेड आपने जो भाड़ा दिया सामने वाले को। ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय आप पूछे थे, मतलब कौन पूछा? आप पूछे थे, आप भी पूछे थे। रास्ते में जब गाड़ी आती है तो बीच बीच में टोल नाका पड़ता है कि नहीं? तो पहले के जमाने में नाके रहते थे, अभी टोल नाका आ गया। अभी क्या पहले क्या रहता था? नाका, रोक देते थे, वहां पैसा देना पड़ता था। और अभी क्या है? टोल लगने लग गया। टोल तो मतलब गाड़ी वाले को पैसा देना पड़ता है। तो जो टोल का पैसा देते हैं ना, रास्ते में जो गाड़ी वाले को बीच बीच में पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। क्या बोलते हैं? ऑक्ट्रॉय। हिंदी में इसको बोलते हैं चुंगी कर, चुंगी कर। ठीक है, ऑक्ट्रॉय। क्लियर है? उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हो रहे हो, फैक्ट्री में होने वाले खर्चे। कार्टेज, कार्टेज मतलब आपका सामान रेलवे स्टेशन तक आके पड़ा है, तो रेलवे वाले को जो दिए होगे उसको क्या बोलोगे? फ्रेट। अब रेलवे स्टेशन में ठेला में डलवा के या छोटा हाथी में डलवा के वो सामान आप अपने गोडाउन तक मंगवाए, तो उसको भी तो पैसा दोगे कि नहीं दोगे? उसको बोलेंगे कार्टेज। क्या बोलेंगे उसको? कार्टेज। लंबी दूरी का जो आप भाड़ा देते हो उसको बोलते हैं कैरिएज या फ्रेट। और छोटे छोटे सिटी के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का पैसा देते उसको क्या बोलते हैं? कार्टेज। ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये सब किससे रिलेटेड है? या तो मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड है या फिर मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। क्लियर है? अब दूसरा सवाल मेरा,
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? ऐसे खर्चे जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या है? इनडायरेक्ट है। तो ऐसे कौन से खर्चे जो डायरेक्ट नहीं है? बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे हो रहे कि नहीं? बहुत सारे बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, तो उन खर्चों को बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, तो स्टाफ को क्या दोगे? सैलरी दोगे। हाँ, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वो जगह किराए की है, तो वो आपके लिए क्या है? किराया देगा वहां का, तो रेंट। बिजली बिल आ रहा है, तो बिजली बिल किससे रिलेटेड है? बिजनेस चलाने से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। जो स्टॉक पड़ा है उसका बीमा करवा दिए, तो स्टॉक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। टेलीफोन में बात करते हो तो टेलीफोन का टेलीफोन बिल। बहुत सारा बिल काटना पड़ता है, तो आपको बिल बुक छपवानी पड़ती है। स्टेशनरी मंगा रहे हो, पेन कागज की जरूरत पड़ती है कि नहीं बिजनेस में, तो स्टेशनरी का खर्चा हो गया। तो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद हम खरीदे थे फर्नीचर 1 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू कम हो गई 90,000 रुपए, तो 10,000 रुपए कम हो गया, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रीसिएशन भी क्या है? एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक कस्टमर को उधारी दिए थे 10,000 की, 5,000 दिया, 5,000 अंदर कर दिया, नहीं दे रहे, तो बैड डेट, पैसा डूब गया, वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बिजनेस में ये सारे खर्चे के अलावा जितने खर्चे होते हैं उसका कोई लिस्ट नहीं है। मतलब ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि एक नाम या दो नाम या 10 या 50, अनगिनत नाम हो सकते हैं, वो सारे नाम किसके अंदर आ जाएंगे? इनडायरेक्ट। क्लियर है? तो मैंने अभी कुछ 10-12 नाम गिनवा दिए, इसकी लिस्ट लंबी है, जो याद आएगा अपन लिखते जाएंगे। ठीक है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन से टाइप के खर्चे की एंट्री होती है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर काहे की एंट्री होती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट को प्लस किया जाता है और कुछ एडजस्टमेंट को क्या किया जाता है? माइनस। तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे हम देखेंगे उसको एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में। ठीक है? ये सब प्लस माइनस करने के बाद आखिरी में आप दोनों साइड का टोटल लगाना। उधर का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल कम होगा, तो जितना कम होगा उसको डाल दोगे यहाँ पे और इसके नाम के आगे क्या लिख दोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट का टोटल कम होगा, तो इधर का जो अंतर होगा वो डिफरेंस अमाउंट को किधर डालोगे? उधर। तो क्या लिख दोगे उसके नाम के आगे? ग्रॉस लॉस। आप लोग जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो 3 या 2 क्वेश्चन में ही सिर्फ ग्रॉस लॉस आएगा, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। इतनी बात क्लियर है? ठीक। इसके बाद दूसरा अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाभ या हानि खाता, लाभ हानि खाता। इसको साइड कर देता हूं। ये हो गया आपका कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हो, पहले बना दूंगा बोलोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो शुरुआत होती है कहां से होती है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से होती है। मतलब आपका अगर ग्रॉस लॉस आया है तो वो उतर जाएगा यहां पे,
कहाँ उतरेगा? डेबिट साइड में, इधर। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो किधर उतरेगा? क्रेडिट साइड में। तो इधर लिखोगे बाय, इधर लिखोगे टू, दोनों में से कोई एक ही आएगा, वो तो समझाने करके दोनों लिख दिया हूं, है ना? ठीक है क्षितिज, आपका नाम कमल है, आपका नाम मैं भूल गया, पूर्णेंद्र, पूर्णेंद्र, बाकी आप लोगों का तो पता है। ठीक, आज निकहत नहीं है फिर से, संजना भी छुट्टी मार दी। हाँ, वो उसकी बहन भी पढ़ती है तो लेने वेने के लिए आते रहती है यहाँ पे। ठीक है, चलो। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया भी कि खर्चों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। खर्चों को दो कैटेगरी में बांटा गया, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में काहे की एंट्री होती है? डायरेक्ट एक्सपेंस की होती है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस की होती है? डायरेक्ट की। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में काहे की एंट्री होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। टू लिखोगे, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें प्लस या माइनस करोगे क्या? और अमाउंट जाएगी बाहर। ठीक, और इधर लिखोगे बाय इनडायरेक्ट, इसमें प्लस माइनस करोगे क्या? और अमाउंट जाएगी बाहर। इतनी बात क्लियर है? अब आप लोगों के दिमाग में छोटा सा सवाल नहीं उठा? सर आप यहां पे लिखे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और वहां लिख दिए इनडायरेक्ट इनकम, ये तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बात था। लेकिन जब आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख रहे थे तो यहां पे लिखे डायरेक्ट एक्सपेंस, वहां पे डायरेक्ट इनकम क्यों नहीं लिखे? ये बात समझ में आई? जो सेल होता है ना, सेल, वो ही हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। तो डायरेक्ट इनकम को डायरेक्ट इनकम के नाम से नहीं दिखाते हैं, उसको अलग से सेल्स लिख के दिखाते हैं। एक्चुअली सेल्स जो दिख रहा है ना, वो ही डायरेक्ट इनकम है। और जो परचेज दिख रहा है ना, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, लेकिन अलग से दिखाना पड़ता है, इसलिए उसको वहां नहीं लिखा हूं मैं। आ रही बात समझ में? परचेज भी एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, उसको मैं उसके साथ अलग से दिखाते हैं, मिला के नहीं दिखाते। तो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम आती है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम आती है। तो आप सर अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता है जो खर्चे हम किसी चीज को बनाने के लिए या किसी चीज को खरीदने के लिए करते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। और उसके अलावा बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम का मतलब तो बताया नहीं अभी तक। जो बिजनेस के अंदर इनकम होती है ना, वो भी दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब होता है जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं ना, जिस चीज का हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कपड़ा दुकान वाले का बिजनेस क्या? कपड़ा बेचना। फर्नीचर वाले का काम क्या है? फर्नीचर बेचना। जैसे यहाँ पे मैं कोचिंग चला रहा हूं तो मेरा काम क्या है? पढ़ाना। तो इससे मेरे को जो फीस मिलेगी, कपड़ा बेचने वाले को कपड़े से जो बेचने से जो पैसा मिलेगा, वो सब क्या है? डायरेक्ट इनकम है। जो चीज का व्यापार कर रहे हो उस चीज का आपको जो पैसा मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। कल क्या हुआ, बहुत सारा ऊपर हम लोग फॉल सीलिंग का काम करवाए थे ना, तो लोहा लखंड निकला था बहुत सारा, उसको मैं क्या किया? बेच दिया। मेरे को बेचने से 400 रुपये मिला, तो भी तो मेरी इनकम है कि नहीं? तो क्या उसका धंधा कर रहा हूं क्या मैं? लेकिन मेरे को पैसा मिला, तो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। क्या है? उसको लिखूंगा प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, कबाड़ी बेचने से आए। लेकिन मेरे को कमाई तो हुई ना। अगर मेरे को बच्चों की फीस मिल रही है ट्यूशन की, तो मैं उसको कहां दिखाऊंगा? ऊपर में, डायरेक्ट इनकम में।
और दूसरे दूसरे काम करने से मेरे को पैसा मिल रहा है, तो उसको कहां दिखाऊंगा? इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर है मेरी बात? तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम आता है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आता है? इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। क्लियर है? कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, सॉरी, कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसका कोई हेड नहीं होता। क्या नहीं होता? तो उसको अलग से दिखाना पड़ता है। बाय एडजस्टमेंट्स अलग से दिखाना पड़ता है। तो अलग से दिखाना पड़ता है, इसलिए अपन उसको क्या करेंगे? अलग से रख देंगे। अब जैसे ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट आया था कि नहीं आया था? ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आया था कि नहीं आया था? तो वैसे ही यहां पर आप लोगों को देखने मिलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और इधर देखने मिलेगा बाय नेट। हाँ, अब ये इसके बाद सीधा बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, इसके बाद अपन बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहां लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। यहां पे भी लिखा है मैंने क्या? फॉर द ईयर एंडेड। लेकिन बैलेंस शीट जब जैसी बनाओगे तो आप लोग यहां क्या लिखोगे? एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी साल होगा वो। ठीक है, बैलेंस शीट में भी दो साइड होते हैं। बैलेंस शीट में भी कितने साइड होते हैं? दो साइड होते हैं। एक होता है एसेट साइड और दूसरा होता है लाइबिलिटी साइड। तो जो इधर वाला साइड होता है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी साइड। अकाउंट में कौन सा वाला साइड डेबिट होता है और कौन सा वाला साइड क्रेडिट होता है? ये डेबिट है और क्रेडिट है। इसमें भी ये डेबिट है क्रेडिट है। बैलेंस शीट में उल्टा होता है, मालूम है? ये एक्चुअली कौन सा साइड है? लाइबिलिटी साइड है। पहला वाला को क्या लिखते हैं? लाइबिलिटी। और इसको बोलते हैं एसेट। का नेचर जो होता है ना, जैसे आग को छुओगे गर्म लगेगा कि ठंडा लगेगा? आग को छुओगे तो गर्म लगेगा, और बर्फ को छुओगे तो ठंडा। मुंह बना बता रहे ठंडा लगेगा करके। मतलब उनकी अपनी प्रकृति है कि नहीं? वैसे एसेट्स को छुओगे तो एसेट्स काहे की आवाज निकालेगा? मतलब एसेट्स हमेशा, एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। जैसे आंख गर्म होती है वैसे एसेट्स क्या होता है? डेबिट। और बर्फ को छुओगे तो बर्फ क्या होता है? ठंडा। तो लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। नेचर है इनका। तो यहां पे लिखते नहीं है डेबिट क्रेडिट, लेकिन होता है, मैं बताने के लिए बस कर रहा हूं। ठीक है, लिखना मत कभी। एसेट्स और लाइबिलिटीज। सबसे पहले यहां लेते हैं कैपिटल। क्या लेते हैं? कैपिटल। कैपिटल मतलब छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर वाला कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहां पे क्या है? पूंजी। पूंजी मतलब जो बिजनेस का मालिक है ना, जो पैसा व्यापार में लगाया है बिजनेस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट ले लो। कैपिटल लेने के बाद आपको पता है ना, यहां से आपको नेट प्रॉफिट मिला था। नेट प्रॉफिट आया था, तो यहां पर नेट प्रॉफिट को जोड़ना है। अगर नेट प्रॉफिट आया था तो क्या करोगे? नेट प्रॉफिट को ऐड करोगे। और अगर नेट लॉस आया था तो उसको क्या करोगे? माइनस करोगे। नेट प्रॉफिट होगा तो जोड़ना है, और नेट लॉस होगा तो माइनस करना। दोनों एक साथ आ नहीं सकता, जो दोनों में से कोई एक ही आएगा। फिर यहां पर माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स। क्या माइनस करेंगे? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है आहरण। व्यापारी जो अपने निजी उपयोग के लिए पैसा निकाल के ले जाता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के ले जाएगा या कुछ गुड्स निकाल के ले जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स यहां माइनस करो। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, यहां पर भी क्या करना पड़ता है?
प्लस कर दो या माइनस कर दो, फिर अमाउंट इसकी क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो ये आ गया आपका क्या, कैपिटल। कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल, इसको आंतरिक दायित्व, इंटरनल लायबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इंटरनल लायबिलिटी। मतलब ये पैसा किसका है, बिजनेस के मालिक का। कैपिटल का जो फिगर दिखता है ना, वो किसका होता है, बिजनेस का मालिक का उतना पैसा लगा हुआ है, ये दिखाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा, लायबिलिटी तो समझते हो कि नहीं, क्या होता है लायबिलिटी का मतलब, हमने किसी से उधार लिया, जैसे बैंक से लोन लिए, ठीक है, हमको देना है पैसा वापस, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी और दूसरी होती है करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब ऐसा उधार जो हमको लंबे समय तक हमारे बिजनेस पर रहेगा, हम लंबे समय के बाद उसका पेमेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। और दूसरी होती है करेंट लायबिलिटी, दूसरी होती है करेंट लायबिलिटी। जो बहुत कम समय में जिसका हम रीपेमेंट कर देंगे उसको क्या बोलेंगे, करेंट लायबिलिटी। बहुत कम समय में, 1 महीना 2 महीना, मतलब 12 महीने के अंदर जिसका पेमेंट कर देंगे उसको क्या बोलेंगे, करेंट लायबिलिटी। और 12 महीने से ज्यादा टाइम लेके पेमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, उदाहरण दे सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो। क्रेडिटर सुनियो, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, लेनदार, जिससे हम उधारी में खरीद के लाते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त वेतन, ये सब क्या है हमारे लिए, करेंट लायबिलिटी है। जिसका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, तो ये क्या है हमारे लिए, करेंट लायबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं, लेकिन नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इसको प्लस माइनस करो, अमाउंट बाहर। ठीक है, करंट लायबिलिटी में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एडजस्टमेंट। प्लस माइनस करो, अमाउंट बाहर। एसेट्स भी आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक होते हैं करंट एसेट और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट। इसमें भी एडजस्टमेंट होगा। करंट एसेट, इसमें भी एडजस्टमेंट होगा। ठीक, कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होंगे जो खुले होंगे, मतलब जिसका कोई हेड नहीं होगा, उसको क्या करेंगे, अलग से लिख देंगे। तो अभी मेरे को बताना है नॉन करंट एसेट क्या होता है और करंट एसेट क्या होता है। नॉन करंट एसेट मतलब बताओ, ये फर्नीचर मेरे लिए एसेट है कि नहीं है, एसेट है, संपत्ति, इसका यूज कर रहा हूं तभी मैं आप लोगों को क्लास ले पा रहा हूं। ये स्क्रीन क्या है, एसेट है। ये कंप्यूटर क्या एसेट है, ये टैब क्या एसेट है, ये पंखा क्या एसेट है, पार्टीशन क्या एसेट है। मतलब जिस चीज का यूज करके मैं आप लोगों को बिजनेस में सर्विस दे पा रहा हूँ, ये सब मेरे लिए क्या है, एसेट। तो ये क्या बहुत कम समय के लिए रहेगा मेरे बिजनेस में कि लंबे समय तक रहेगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट मतलब स्टॉक, स्टॉक लाए 15-20 दिन, महीना भर में बिक जाएगा, फिर नया लाए फिर बिक जाएगा। कैश आपके बिजनेस में पड़ा है, आया गया आया गया, कैश एक जगह रुकता नहीं है, पानी जैसा रहता है, आता है जाता है आता है जाता है, तो इसलिए उसको करंट एसेट बोलते हैं। और बाकी उसको नॉन करंट, जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक रहेगा। क्लियर है। तो बैलेंस शीट में इस तरफ देखोगे तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आती है। ठीक है, जो कैपिटल दिख रहा है ना, कैपिटल, ये वाला पोर्शन, इसको इंटरनल, ये सब कुछ कुछ जनरल नॉलेज वाली चीज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बाद में आप लोगों को याद रहेगा ये चीज। इतने पोर्शन को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलते हैं,
और इतने चीजों को बोलते हैं मतलब ये पैसा है ना बिजनेस के मालिक को देना है। कौन सा वाला? इंटरनल वाला। ठीक है, ये पैसा किसके लिए देना है? बिजनेस के मालिक को देना है। और ये पैसा किसके लिए है? बाहरी लोगों के लिए है। देना दोनों है, लेकिन ये मालिक लोगों को देना है और ये किसको देना है? बाहरी लोगों को। तो इसलिए इसको इंटरनल बोलते हैं और इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, और लाइबिलिटी जो एक्सटर्नल होती है वो भी दो टाइप की होती है, नॉन करेंट और करंट। जो लंबे समय तक चलेगी इसको नॉन करेंट, और जो कम समय के लिए रहेगी इसको करंट। और एसेट्स भी कितने टाइप के होंगे? तो एक करंट और दूसरा नॉन करंट। करंट मतलब जो कम समय के लिए रहेगा, और नॉन करंट मतलब लंबे समय के लिए रहेगा। बैलेंस शीट में सारी चीजों की एंट्री करने के बाद आप जब टोटल लगाओगे तो बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या आएगा? इक्वल। अब आप लोग स्कूल में नहीं हो भाई, कॉलेज में हो। कॉलेज में हो तो नो डाउट क्वेश्चन पेपर भी आपका लेंदी आएगा और बड़ा क्वेश्चन आएगा। स्कूल टाइप का छोटे छोटे दो एडजस्टमेंट दे दिए और 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं, सीधा धड़ाक से 15 नंबर आप लोगों के में 10 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज होती है एक्यूरेसी, मतलब जो बना रहे हो उसमें गलती ना होना। और दूसरी बड़ी चीज होती है टाइमिंग, कि समय के अंदर बनाना। आप लोगों ने अपने स्कूल में जो भी सीखा है, जो भी कुछ भी किया है, उसको साइड में रख देना। जो मैं बताऊंगा, जैसे बताऊंगा आप लोग उसको फॉलो करोगे तो आप लोग एक्यूरेसी भी मेंटेन कर लोगे और स्पीड भी मेंटेन कर लोगे। ठीक है, लेकिन हाँ, बनाते समय आपको आपका पुराना करण अर्जुन मूवी टाइप का याद आते रहेगा, अरे ये ऐसा होता था वैसा होता था, उसको साइड रख देना। ठीक है, कुछ नया सीखोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा 1-2 दिन, लेकिन मेरी बात मानोगे ना तो आपका पेपर के में 35 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन 15 नंबर का अगर है तो उसको मैक्सिमम 35 मिनट से ज्यादा नहीं देना टाइम। 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए 35 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम। उससे ज्यादा दे रहे हो मतलब आप ब्लंडर कर रहे हो पेपर में, मतलब आप अगले क्वेश्चन का टाइम खराब कर रहे हो। ठीक है, तो 35 मिनट के अंदर बन जाए, मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो ये एकदम से अचानक कोई मिल गया पिक्चर का जादू टाइप का नहीं होगा कि वो आएगा आपके सिर में राहत रखेगा, अगले दिन सुबह उठोगे मम्मी मुझे सब कुछ दिख रहा है बोलोगे। ऐसा नहीं होने वाला कि चश्मा उतर गया, अगले दिन मटका टूटा था जुड़ गया अपने आप, ऐसा नहीं होगा। ये टाइम लेगा, समझे? टाइम लेगा। ठीक, तो 2-4-5 दिन मैं जैसे बोलूंगा वैसा आपको करना है। आप लोगों को कुछ नया सिखाऊंगा मैं। और ये सब चीज बताने के पीछे रीजन है कि कॉलेज में मैं है ना फर्स्ट रैंक होल्डर था, तो थोड़ा बहुत मेरे को पता है कि मेरी बात मानोगे तो आप लोग कुछ कर सकते हो, मेरी बात फॉलो करोगे तो। ठीक, तो आज की क्लास में मैं इतना ही करा रहा हूं। अब मैं कल की क्लास में क्या कराऊंगा सुनो। जो जितने भी एडजस्टमेंट दिख रहे हैं ना आप लोगों को, एडजस्टमेंट दिख रहे हैं, हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। फिर आप लोगों को कहीं कहीं पे दिक्कत होगी कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब तो बता दिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता क्या क्या है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब तो बता दी, इसके अंदर आता क्या है नहीं मालूम। तो मैं ना आप लोगों को एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट को देख के आप लोग क्या कर लेना, आप लोगों ने लिखा हुआ है, आप लोगों ने नहीं लिखा है तो मैं लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट को कॉपी कर लेना। तो आप लोगों का आज का काम क्या है, इतना जो है इतना, इधर साइड वाले को तो छोड़ दो, इसको मैं मिटा रहा हूं। चैप्टर का पूरा नाम है फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? विथ एडजस्टमेंट्स वाला है। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, ऐप में जोड़ दूंगा, और ऐप में हमारे पास है ना ये जितना भी मैं लिखवाता हूं ना क्लास में, इसका पीडीएफ में अपलोड कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को लिखना जरूरी है। क्लास में बैठ के समझने में ज्यादा ध्यान दो, घर में बैठ के लिखने का काम करना। और आप लोगों की क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को घर नहीं जाना है, मैं पढ़ाऊंगा 1 घंटा,
लेकिन बैठ के सवाल बनाने हैं यहाँ पे आप लोगों को, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, 1 घंटा नया पढ़ाया, फिर मैं आप लोगों को काम दे दिया, 5-6 क्वेश्चन बना के जाना है, तो उससे क्या आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाते रहूंगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।